हेलो दोस्तों, वेलकम टू उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी। चलिए, आज हम सीटेट, यूपी टेट, एसटेट यानी किसी भी राज्य की अध्यापक पात्रता परीक्षा क्या जो पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र वाला पोर्शन है, जो उसका यूनिट है, उसमें जो है अपन चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। और जो है चैप्टर सेकंड का नाम दोस्तों है सजीव। अब सजीव के बारे में अपन बात करते हैं और पढ़ते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं क्या, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी सजीव होते हैं, यानी जो जीव हैं, जो जिंदा हैं, जो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें एक एक पॉइंट को हम अपन देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। और यहाँ पर जो है लेक्चर में तो चूँकि क्या होता है कि आप लोग लेक्चर को समझ तो लेते हो पर उसको याद नहीं रख पाते हो, अपने पास नोट्स नहीं रखते हो, तो मैं नोट्स के साथ आपको एक एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, जिससे आपको समझ में भी आएगा और आपके पास नोट्स भी पढ़ा रहेगा। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये इसका पहला पॉइंट है। तो अब अपन आते हैं पहले पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पर। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि परीक्षा जो है पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो आपको याद रखना है एक ही बात में क्या, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। फिर अगली बात क्या है, जंतु या प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे अपन हुए या कोई भी प्राणी हुआ या मनुष्य हुआ, कुछ भी हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी चीज़ अपने को जाननी है। ठीक है, फिर अगली बात आती है क्या, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं। यानी जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। जैसे आप इसको एक मान लीजिए कि एक जंतु है, कोई मान लीजिए शेर है, वह किसको खाता है, कुत्ते को खाता है, या लोमड़ी को खाता है, या फिर हिरण को खाता है, या किसी भी जानवर को खाता है। ठीक है, परंतु कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधे को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। जैसे मानव को ले लीजिए, मानव जो है पौधा भी खाता है, शाकाहारी भी होता है और जो है मांसाहारी भी होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये सजीव के पहली बात हुई, सभी सजीवों को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं क्या, कि सभी सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं, यानी सभी सजीव जो है सांस लेते हैं, सभी सजीव श्वसन करते हैं। अब इसको भी समझते हैं, इससे जो है इस पॉइंट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपको इसको समझना है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, देखिए जानिए, सभी सजीव श्वसन क्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी जो भी हमने को ऊर्जा मिलती है, सभी सजीव श्वसन क्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है। यानी जैसे अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। फिर अगली बात, जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न में आता है, तो आपको इसको समझना है। फिर अगली बात आपको समझनी है क्या, ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। देखो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में बन सकता है क्या कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में कौन सी गैस मदद करती है, तो अपने को ये बताना है क्या, ऑक्सीजन गैस जो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट बात, एक वयस्क मनुष्य बोले तो 18 वर्ष से अधिक का मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है, आपको दिमाग में इस बात को रखना है। ठीक है, फिर अगली बात क्या है, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया सभी जंतुओं में एक समान नहीं होती। यानी जो हम गैस आदान प्रदान करते हैं, यानी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सभी जंतुओं में एक समान नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। जैसे चलिए देखिए, मैंने दो इसमें पार्ट बनाए, एक तरफ आपको दिख रहा है क्या, जंतु दिख रहा है या प्राणी दिख रहा है, और एक तरफ श्वसन अंग दिख रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझना है। तो देखिए पहला पॉइंट, जैसे मनुष्य
शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि जो होते हैं या फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जैसे फुफ्फुस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर अगली बात देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मक्खी, काकरोच या अन्य कीट। काकरोच का अक्सर प्रश्न में आ जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है। मक्खी हुआ, काकरोच हुआ या अन्य कीट हुए, ये जो है इनका श्वसन अंग होता है वातक। इसको क्या बोलते हैं? वातक। इसको ट्रैक्रिया भी बोलते हैं, तो ट्रैक्रिया, तो इसको भी आपको समझना है। फिर अगला है केचुआ। केचुआ का जो श्वसन अंग होता है यह त्वचा से लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि केचुए की त्वचा जो है आर्द्र एवं चिकनी होती है, तो ये अपने त्वचा से क्या करता है? सांस लेता है और सांस छोड़ता है। फिर बात करते हैं मेंढक। मेंढक जो है या फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है, दोनों से लेता है, फेफड़े से भी लेता है और त्वचा से भी लेता है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि मेंढक जो है किस अंग से लेता है, तो 2 अंगों से लेता है, ये फेफड़े से भी लेता है, त्वचा से भी लेता है। और इधर काकरोच वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में आता है। फिर आते हैं अपन आते हैं ऑक्टोपस या मछली की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टोपस और मछली जो है यह अपने गिल या क्लोम से सांस लेती है और सांस छोड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑक्टोपस या मछली, ये रही ऑक्टोपस या मछली, ये जो है गिल या क्लोम से सांस लेते हैं, इसको गिल भी बोलते हैं या क्लोम भी बोलते हैं। फिर अगर अपन मछली में व्हेल और डॉल्फिन मछली की बात करेंगे तो इनका जो है ये फेफड़े और नासा द्वारा, यानी वात छिद्र होता है, नोज होती है, उसके द्वारा ये जो है क्या करते हैं? सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जंतु वाला, तो आपको इसको पढ़ना है, इसको समझना है। जंतु वाली चीज़ें जो जंतु और प्राणी, मनुष्य, शेर, गाय, छिपकली, पक्षी ये फेफड़े द्वारा लेते हैं। मक्खी और काकरोच इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न आता है, वातक द्वारा लेता है। फिर जो है इसमें मेंढक इंपॉर्टेंट होता है, फेफड़े और त्वचा द्वारा लेता है, ये समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, वो क्या है कि बता रहा हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे जल में रहने वाले जीव जंतु समय समय पर बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मछली को देखा आपने, बार बार बाहर आती है, इसके लिए क्यों आती है बार बार बाहर? कि वह स्वच्छ वायु ले सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। फिर अगली बात, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। यानी जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर गैस लेते हैं और छोड़ते हैं, वह किस रूप से लेते हैं? पत्तियों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पत्तियों के द्वारा जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर अगली बात क्या, पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा, जो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो, तो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये आपको समझना है कि पत्तियों में सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इस चीज़ को समझना है। और यहीं पर एक और बात आपको समझ लेनी है कि ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों कन्फ्यूज़न पैदा करता है आपके दिमाग में, तो आपको ये समझना है। देखो मैं बता रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, ये अपन सब जानते हैं, आसानी से इस चीज़ को समझते हैं। पर जब एक बात आती है कि पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा कौन सी गैस अंदर जाती है, तो हमको ऑक्सीजन गैस बताना है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। अपन कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को, कार्बन डाई गैस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं, तो इसी में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, तो ये डुअलिज्म का है, इन दोनों को मैंने एक बात रखा है, आपको इसको समझना है। फिर अगली बात क्या आती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ये भी दिमाग में रखना है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यह प्रक्रिया केवल दिन में होती है। जबकि श्वसन क्रिया होती है वो रात और दिन दोनों में होती है, यानी पौधे जो है सांस लेना और सांस छोड़ना ये जो है दिन रात दोनों करते हैं, पर जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी भोजन पकाने की प्रक्रिया जो है केवल दिन में होती है। अगली बात, प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए प्रकृति में जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। इसके लिए अपने को जानना चाहिए कि जो भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं हमारे, जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं, समझना रहा, जिनको जो है अपन जैसे
भूमध्य रेखा के पास जो वन है, एक भूमध्य रेखा होती है, तो 0 अंश, 0 अंश अक्षांश रेखा को अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और फिर इक्वेटर होता है, इसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। तो इसके आसपास जो वन होते हैं, जैसे यहाँ पर अफ्रीका में जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला अमेजन बेसिन का वन, अफ्रीका में पाया जाने वाला कांगो बेसिन का वन, और फिर जो है इंडोनेशिया और मलेशिया का जो वन क्षेत्र है, यह जो वन क्षेत्र हैं ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। यानी इनमें बहुत ही मात्रा में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ये बहुत ही घने वन होते हैं। इन वनों में जो है इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें भी ज़मीन के धरातल तक प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और रोज़ दोपहर बाद घनघोर यहाँ वर्षा होती है, और टेम्परेचर ज़्यादा उच्च रहता है। भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण, समबाहु धारा के कारण ज़बरदस्त वर्षा होती है। इस कारण जो है यहाँ पर पौधे घने पाए जाते हैं। यहाँ वनों में 3 स्तरीय प्रणाली होती है। एक आश्चर्य की बात बताऊँ, दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। और इन वनों को हम जो है, जैसे भूमध्य क्षेत्रीय रेखीय वनों को हम जो है कार्बन कुंड भी कहते हैं। जो ये हमारे कार्बन स्थल के सबसे बड़े कार्बन कुंड हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे ज़्यादा अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रक्रिया को समझना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते भी चलूँगा। और फिर आगे अपन सजीव की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, सजीव की बात करते हैं तो सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। जैसे इसको समझते हैं कैसे। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को सजीवों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यानी सभी सजीव जो है जो भोजन करते हैं, तो जो उससे ऊर्जा प्राप्त करती होती है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो हमारे पास रहते हैं, तो सभी सजीव के लिए वो हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो ले लेते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, तो उनको जो है अपशिष्ट पदार्थों को सजीवों के लिए बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। और सभी सजीव जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अगली बात, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है। यानी मल मूत्र के रूप में जो जंतु होते हैं अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अगली बात, जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग, जो हमारा उत्सर्जन अंग होता है उसको अपन वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, फिर अगली बात, जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। यानी कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो श्वास अंगों के द्वारा भी जो है अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। अगली बात, जैसे इसमें जानते हैं, मनुष्य का जो पसीना होता है, जिसको स्वेद भी बोला जाता है, मनुष्य का जो पसीना होता है भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जो त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो पसीना आ जाता है, पूरे जो हमारी बॉडी त्वचा के बाहर से बाहर आता है, तो इसको स्वेद भी बोला जाता है पसीने को, तो वह भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ भी है। ठीक है, अगली बात, पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट, पौधे वाला, पौधे अपशिष्ट पदार्थों का स्राव के रूप में बाहर निकालते हैं, वो स्राव के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, या फिर इन पदार्थों को ऐसे भागों में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि नहीं पहुंचती है। तो पौधे जो है अपशिष्ट पदार्थों को वो स्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं, और या ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ से उनको जो है हानि नहीं पहुँचती है। तो ये चीज़ें आपने को समझनी है। अगली बात आते हैं, सजीवों की बात करते हैं। चौथा पॉइंट सजीवों के लिए चलते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। सभी सजीव जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। यानी वह उद्दीपन कहलाता है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं, या उद्दीपन कहलाता है। अगली बात, जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अपन अनुक्रिया कहते हैं। तो जो प्रतिक्रिया जो है सजीव परिवर्तन के प्रति करता है उसे अपन अनुक्रिया कहते हैं। जैसे इसको समझते हैं, जब हम
गर्म वस्तु को छूते हैं तब तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। जैसे जैसे हम मनुष्य हैं या जो कोई बच्चा भी एक देखो कि जैसे कोई एक गर्म वस्तु को छूता है तो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। फिर अगली बात इसको समझते हैं क्या, काकरोच रोशनी देखकर छिप जाता है। काकरोच जो है रोशनी देखकर छिप जाता है। हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। काकरोच रोशनी देखकर छिप जाता है। अगला, अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे आपको जलेबी बहुत पसंद है और जलेबी दिख गई तो आपके मुंह में पानी आ गया। इमली आपको बहुत पसंद है, इमली दिख गई तो मुंह में पानी आ गया। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला कहीं बाजार में जा रहा है देख लिया दुकान पे तो उसके मुंह में पानी आ गया। समझ में आ रहा। अगली बात, सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं। ये भी दिमाग में रखना आपको कि जैसे सूरज छिपता है तो कुछ फूल बंद हो जाते हैं। छुई मुई, यानी एक छुई मुई पौधा होता है जिसको गुलमेंदी बोला जाता है, मूल नाम इसका गुलमेंदी है। तो छुई मुई का पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं तुरंत। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, जैसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो आपने पढ़े हैं, जैसे इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया की अपन पहचान करते हैं। जैसे देखिए उद्दीपन की बात करते हैं। उद्दीपन, गर्म वस्तु उद्दीपन है, रोशनी उद्दीपन है, मनपसंद व्यंजन उद्दीपन है, सूरज का छिपना उद्दीपन है, पत्तियों को छूना ये उद्दीपन है। अब अनुक्रिया की बात करते हैं उन उदाहरणों में। जैसे हाथ पीछे खींचना, जैसे गर्म वस्तु को छूते ही अपन हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये गर्म वस्तु उद्दीपन है। अनुक्रिया क्या है, हमने अनुक्रिया की तो हाथ पीछे खींच लिया। फिर रोशनी, रोशनी की बात करते हैं तो कॉकरोच रोशनी देखते ही छिप जाता है, यानी कॉकरोच का छिपना अनुक्रिया है और रोशनी जो है क्या है, उद्दीपन है। फिर मनपसंद व्यंजन, मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाना, तो जो मनपसंद व्यंजन है यह उद्दीपन है, मुंह में पानी आना यह अनुक्रिया है। सूरज का छिपना, तो फूल का बंद होना यह अनुक्रिया है, फूल का बंद होना, सूरज का छिपना उद्दीपन है। पत्तियों को छूना यह उद्दीपन है, पत्तियों का सिकुड़ जाना यह जो है अनुक्रिया है। तो सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन सजीव की अगली बात करते हैं। सजीवों की जो मुख्य बात होती है, अगला पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट जो है, सजीवों में इंद्रियां होती हैं। सभी सजीवों में इंद्रियां होती हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अब आते हैं। मुख्य रूप से जंतुओं एवं प्राणियों में 5 इंद्रियां होती हैं, यानी जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे मनुष्य भी होता है, इसमें भी 5 ही इंद्रियां होती हैं। वो 5 इंद्रियां कौन सी हैं, जैसे पहला है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जीभ और पाँचवा है त्वचा। ये 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझनी है। ये 5 इंद्रियां होती हैं। आँख जिसको नेत्र बोलते हैं, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख किस काम में आती है, देखने के लिए। कान किस काम आता है, सुनने के लिए। नाक किस काम आती है, सूंघने के लिए। ठीक है, जीभ किसके लिए आती है, स्वाद के लिए। और त्वचा किसके लिए आती है, महसूस करने के लिए। ये 5 इंद्रियां होती हैं अपने पास। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना है, जानना है कि इंद्रियां कौन सी होती हैं। आगे इसमें देखते हैं अपन, विभिन्न जो जंतु या प्राणी होते हैं अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे पहला चींटियाँ, इसको समझते हैं उदाहरण के साथ। इन उदाहरणों से ये प्रश्न आते हैं सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीधे सीधे उदाहरण आएगा प्रश्न में, जो भी उदाहरण पढ़ा रहा हूँ सीधे सीधे परीक्षा में क्वेश्चन बन के आएगा। आप इस विश्वास के साथ पढ़िए, 100% गारंटी है इस बात की। देखिए, चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। जैसे आप छोटे होंगे तो देखते होंगे कि सब चींटियाँ एक लाइन में एक जैसे चलती हैं। एक टेढ़ी मेढ़ी गई तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। समझ में आ रहा, तो कैसे जाती है टेढ़ी मेढ़ी, तो जो पहली चींटी होती है, जो अपने चींटियों के समूह की जो गंध छोड़ती हैं, उनके द्वारा वो पीछे वाली चींटी पहचान लेती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कुछ कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, जैसे रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा कीड़े को उसको पहचानना होगा तो वो उसकी गंध से पहचानेगा, यानी उसके जो बॉडी होती है उससे खुशबू आती है, उससे वो पहचानता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसे कुछ पक्षी में जैसे बाज, गिद्ध, चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, ये अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं। तो अपनी इंद्रियों का प्रयोग बाज, गिद्ध और चील जैसे जो पक्षी होते हैं, जिनकी दृष्टि जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, ये अपने शिकार को क्या करते हैं, बहुत दूर से ही देख लेते हैं। अब आते हैं, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। पक्षी जो है एक ही समय में
दो अलग अलग चीज़ों को देखेगा। जैसे एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों तरफ उनकी आंखें होती है सिर के, इसलिए जो दोनों तरफ देख सकता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है, देखिए इनके आंखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती है, इसलिए अपनी ये गर्दन घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूमती नहीं है, इसीलिए वह अपने गर्दन को घुमाते हैं। उनकी गर्दन पूरी तरफ फोल्डेबल होती है, वो पीछे भी घुमा लेते हैं, आगे भी घुमा लेते हैं। एक बात में कहें तो अपन को 360 डिग्री अपने गर्दन को घुमा लेते हैं, और वह एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं, कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के बाहर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। हाथी के दिमाग का जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो अपने कानों को हिलाकर अपने दिमाग के टेम्परेचर को क्या करता है, शांत करता है। ये प्रकृति की डाइवर्सिटी है जो बहुत ही हर एक जीव में एक स्पेशल क्वालिटी देकर भेजी है। मैं आगे जब आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हर एक जीव, इस पृथ्वी पर जन्मा हुआ हर एक जीव अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी रखता है, और वह उसका जो गुण है वह किसी अन्य जीवों में नहीं आता है। जैसे एक कछुआ, मैं उदाहरण में बता रहा हूँ, कछुए के पास एक क्वालिटी होती है कि वह जिंदगी में कभी कुछ भी भूलता नहीं है। बंदर 15 मीटर की दूर से देखकर वह माइंड रीड करने की कैपेसिटी रखता है। मनुष्य अपने मन की भावों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है, मनन और चिंतन करने की क्षमता रखता है। मनुष्य इसीलिए कहा जाता है जिसमें मनन और चिंतन करने की क्षमता है। व्यक्ति उसे की कहते हैं जो अपने मनोभावों को व्यक्त कर पाता है। तो हर एक जीवों के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, तो यहाँ पर इसके पास भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि यह अपने ब्रेन के टेम्परेचर को अपने कानों के द्वारा हवा करके सही कर लेता है। अगली बात, सांप सुन नहीं सकता, सांप सुनता नहीं है, याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, सांप का नाम आया तो मैं बताऊं, सांप शुद्ध मांसाहारी जीव है। जी हाँ, मांसाहारी जीव है। आपने देखा होगा कि जो है, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर नाग पंचमी में सांप दूध कैसे पीता है, दूध पीने वाला तो शाकाहारी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सपेरा जो होता है क्या करता है कि सांप को पकड़ लेता है और नाग पंचमी से 1-2 महीने पहले तक उसे भूखा रहता है, पानी भी नहीं देता है, बस वो हवा के सहारे अपने आप को जिंदा रखता है सांप। और जैसे ही नाग पंचमी आता है तो कटोरे में दूध रखा रहता है, तो जो सांप है वह उसे पानी समझकर अपना उसमें मुँह डाल देता है और उसे पी लेता है। और कुछ देर बाद देखा होगा कि वह नहीं पीता है, कुछ देर ही पीता है, तो सपेरा कहता है नहीं नहीं अब इसका पेट भर गया है, अब ये नहीं पिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पानी, इसकी प्यास बुझ गई होती है, इसलिए वह अब नहीं पीता है। और मैं आपको बताऊं, 2 दिनों के बाद उसकी अंतड़ियाँ सड़ जाती हैं और वह सांप तड़प तड़प कर मर जाता है। तो सांप शुद्ध मांसाहारी जीव है, इस भ्रम में ना रहिएगा। और आप जो है इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि सांप शाकाहारी नहीं है, वो दूध नहीं पीता है, वो पानी समझकर मुंह डाल लेता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है। हालांकि ये हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था का एक दोष भी है, जो मैं खुद हिंदू धर्म का हूँ, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अध्यात्म अलग चीज़ है और साइंस की बात जो है अपन अलग तरीके से करते हैं। तो मैं आपके इस भ्रम को दूर करता हूँ। आइए आगे अपन अगली बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। आप सोचते हो कि मच्छर जो है कैसे आ जाता है अंधेरे में, उसको कैसे पता चल जाता है? तो हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। तो आपको इसको समझना है। चलिए अगली बात, कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्रों की पहचान लेते हैं। यानी अपने क्षेत्र को वह पहचानने के लिए जगह जगह जो है अपने मल मूत्र को करते हैं और उसकी गंध से उसको पहचानते हैं। जिसमें जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, ये जो इत्यादि जीव हैं, ये अपने गंध के द्वारा अपना कहीं इनको बाहर जाना होता है तो मलमूत्र के द्वारा ये निशान बनाते हुए भी जाते हैं, और उधर से जब लौटते हैं तो उसकी गंध के द्वारा इसको पहचानते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। अगली बात, मेंढक और छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। अगली बात, रात्रिचर। रात्रिचर मतलब रात में जगने वाले, जो जीव रात में जगते हैं। तो रात्रिचर जानवर या पक्षी केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं, यानी इनको कोई और रंग दिखाई नहीं देता, इनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है रात में जगने वाले जीव। जैसे उल्लू हुआ, रैकून हुआ, ये आदि जो जीव हैं, तो ये जो है इनको केवल ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, क्योंकि ये रात्रिचर जीव होते हैं। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं। चलिए सजीवों के बारे में अगला पॉइंट जानते हैं। छठा पॉइंट जो है, सभी सजीव गति करते हैं।
याद रखना है मोशन, सभी सजीवों में गति होती है। तो पहली बात क्या है, जंतुओं में गति दिखाई देती है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जंतुओं में चलने का ढंग अलग अलग होता है, ये बात तो आपको समझ में आई रही होगी। अगली बात, कुछ जंतु चलते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये सब जो है क्या करते हैं, चलते हैं। इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। अब इन संधियों से प्रश्न आता है, तो इसको आपको समझना है। जैसे अपन जो चलते हैं, अलग अलग गति करते हैं, तो सब में जो है संधियाँ होती हैं। तो संधियाँ होती हैं, तो जैसे मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली संधियों की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में जो संधियाँ पाई जाती हैं उसकी बात करते हैं अपन। तो मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ, जो पहली संधि होती है कंदुक या खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, आती है, इसको समझना है, इससे प्रश्न आता है आपको। तो पहली संधि होती है मनुष्य में जो पाई जाती है कंदुक खल्लिका संधि, कहाँ होती है जानिए। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है, यानी कि ये 360 डिग्री घूम सकती है। यह संधि कंधे एवं कूल्हे में पाई जाती है। यह संधि जो है हमारे कंधे और कूल्हे में पाई जाती है, किसी भी दिशा में गति कर सकती है। दूसरी संधि जो होती है इसको हिंज या कब्जा संधि बोलते हैं, हिंज या कब्जा, ठीक है। क्या होता है, इस प्रकार की संधि एक ही दिशा में गति करती है। यह संधि कोहनी और घुटने में पाई जाती है, यानी यह एक ही दिशा में गति करेगी, यह कोहनी या घुटने में पाई जाती है, इसको हिंज या कब्जा संधि कहते हैं। तो पहली संधि हुई क्या, कंदुक या खल्लिका संधि, दूसरी संधि हुई हिंज या कब्जा संधि। अब तीसरी संधि की बात करते हैं। तीसरी संधि जो होती है इसका नाम है अचल संधि। अब जानिए इसके बारे में। इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है, इसमें कोई गति नहीं होती है, यह हमारे सिर में पाई जाती है, यह अचल संधि होती है। अचल, मतलब नहीं, चल मतलब चल नहीं सकती, यानी गति नहीं कर सकती। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह हमारे सिर में पाई जाती है। अगली जो चौथी संधि होती है उसका नाम है धुराग्र या खूंटी संधि, इसको खूंटी भी बोलते हैं या धुराग्र भी बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे, दाएँ बाएँ, आगे पीछे की गति होती है। अब इसको देखिए, यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। तो ये धुराग्र संधि जो होती है ये हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है। तो ये आपने को समझ में रखना है कि मनुष्य के अंदर जो है कितनी संधियाँ होती हैं, 4 संधि होती है मनुष्य में, कंदुक या खल्लिका संधि, हिंज या कब्जा संधि, अचल संधि और धुराग्र संधि। अब अपन बात करते हैं संधि की, कि संधि क्या है। तो संधि को समझिए, संधि क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ यानी हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो संधि भी समझ लीजिए यहाँ पर आप। आगे बात करते हैं अपन, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। देखो 360 डिग्री लगभग 270 प्लस डिग्री तक अपनी जो है गर्दन को क्या कर लेता है, घुमा लेता है। अगली बात, ये इंपॉर्टेंट है उल्लू वाला, याद रखना आप लोग। अक्सर जो है अपन उल्लू का प्रश्न छोड़ के उल्लू बन जाते हैं, तो आपको उल्लू नहीं बनना है, इसको चीज़ को समझ के रखना है ना। चलिए अगली बात, कुछ जंतु रेंगते हैं, यानी जैसे केंचुआ, सांप, है ना, रेप्टाइल होते हैं ये। तो केंचुआ पेशियों एवं सूक की मदद से रेंगता है, सांप पेशियों एवं वलय यानी छल्लों की मदद से रेंगता है, ये रेंगते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि जो केंचुआ जो है प्रश्न बन जाता है, पेशियों और सूक की मदद से रेंगता है, सांप जो है पेशियों एवं वलय या छल्लों की मदद से रेंगता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कुछ प्राणी जो है उड़ते हैं, कुछ प्राणी उड़ते हैं, जैसे पक्षी, इनको हम अपन पक्षी बोलते हैं, जो ये उड़ते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु इसमें एक शुतुरमुर्ग आता है, ये भी एक पक्षी है, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू, ये 2 पक्षी हैं, शुतुरमुर्ग और एमू, उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ गति से भाग सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। पक्षी जो है उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू जो है उड़ते नहीं हैं, ये काफ़ी तेज़ गति से भाग सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली और बत्तख, ये तैरते हैं। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है, यानी उसकी शरीर में धारा रेखीय आकृति होती है, उसके कारण तैरती है। पर बत्तख अपने जाल युक्त पादुंगलियों के कारण तैरता है, यानी जो बत्तख तैरता है वह जाल युक्त, उसके जो पैर होते हैं वो सब एक में जुड़े रहते हैं जाल की तरह, तो वह पादुंगलियों की तरह तैरता है। और मेंढक भी जो है अपनी पाद उंगलियों के कारण ही तैरता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मछली जो है अपने शरीर की धारा रेखीय आकृति के कारण तैरती है, परंतु बत्तख और मेंढक जो है अपनी पाद उंगलियों के कारण जो है तैरते हैं, ठीक है।
अब आप इसमें बात करते हैं, कुछ जंतु फुदकते हैं, यानी फुदकते हैं, कूद कूद के जाते हैं, जैसे मेंढक ये फुदकता है ना। अब अगली बात करते हैं, कुछ जंतु चलते हैं, गति होती है, गति के बारे में पढ़ते हैं। फिर कुछ चढ़ते भी हैं और कुछ उड़ते भी हैं, जैसे काकरोच, ये तीनों काम करता है, चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है। ठीक है। अगली बात, पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना, बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना, ये जो आदि बात है यह पौधों में भी गति को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में रखनी है। पौधे एक जगह स्थिर तो रहते हैं पर उनमें भी गति होती है, जैसे उनमें उनकी पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना, फूलों का बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दिखाना, ये सारी चीज़ें जो है उनमें पौधों में भी गति को दर्शाता है। ये चीज़ भी आपको समझनी है। चलिए अगली इम्पॉर्टेंट बात अपन करते हैं सजीवों के बारे में। सभी सजीवों में प्रजनन होता है, इम्पॉर्टेंट है। सभी सजीवों में क्या होता है? प्रजनन होता है। इस प्रक्रिया को भी अपन समझते हैं। कैसे प्रजनन होता है जानते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा, पहले प्रजनन क्या होता है ये समझते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसे अपन प्रजनन कहते हैं, उसे प्रजनन कहा जाता है। ठीक है। जैसे मनुष्य ही है, अपने समान जो है संतान उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न करता है उसे अपन प्रजनन कहते हैं। चलिए जानते हैं, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे ये जानिए, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं। इन जंतुओं को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य का देखो शरीर पर बाल दिखाई देते हैं, उसका कान भी दिखाई देता है। ठीक है, वो तो वह बच्चों को जन्म देता है। जैसे कुत्ता, बाल दिखाई देता है, कान दिखाई देता है, तो ये जन्म देता है। गाय, शेर, हाथी, इन सभी जीवों के शरीर पर क्या होते हैं? बाल दिखाई देते हैं, बाल दिखते हैं, बाल होते हैं और कान भी दिखाई देते हैं, इसलिए ये बच्चों को जन्म देते हैं। इनको जरायुज कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और इनको जरायुज कहते हैं। जैसे इसमें मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी इत्यादि आते हैं। अब अगली बात करते हैं, वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते, यानी उनके कान दिखाई नहीं देते हैं, और जिनके शरीर पर बाल दिखाई नहीं देते, दिखाई यानी बाल नहीं होते हैं, सॉरी दिखाई यहाँ पर गलत है, इसको काट दिया जाए। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते या जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। अब इसको समझना है, जिनके बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंड प्रजक कहा जाता है। उनको जरायुज कहते हैं, इनको अंड प्रजक कहते हैं। जैसे पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली, ये जो हैं ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है इस बात को। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है, देखिए, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। यानी ये बच्चों को जन्म भी देते हैं और स्तनधारी भी कहलाते हैं। तो आपको इनको दिमाग में रखना है कि जैसे चमगादड़ हुआ, व्हेल मछली हुई और सील मछली हुई। बाकी मछलियाँ तो अंडा देती हैं, पर व्हेल मछली और सील मछली ये जो है बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, और उन्हें दूध भी पिलाती हैं, इसीलिए इनको स्तनधारी भी कहा जाता है। चमगादड़ भी बच्चों को जन्म देता है और अपने बच्चों को यह दूध भी पिलाती है, तो चमगादड़। ठीक है, तो इसको भी समझना है। अगली बात, पौधों में प्रजनन का मुख्य रूप जो है बीजों के द्वारा होता है। यानी पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करते हैं, तो यह बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, ये आपने को समझना है। और पौधों में जो प्रजनन होता है किस किस प्रकार से होता है, किस किस तरीके से होता है, इस चीज़ को पढ़ना है। इस चीज़ से प्रश्न आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको समझना है। तो देखिए किस से प्रजनन होता है, तो आइए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। पहला होता है कलम के द्वारा, यानी पौधों की कलम बना दी जाए तो प्रजनन होता है। जैसे गुलाब का फूल है, ये कलम के द्वारा प्रजनन कर लेता है। फिर कुछ है कलिका, यानी आँख के द्वारा। जैसे यानी आलू बोओगे तो आप जब तक उसकी आँख नहीं निकलती है तब तक आप बोते नहीं हो। ठीक है ना, बुआई नहीं होती है उसकी, तो ये आँख द्वारा प्रजनन होता है। फिर होता है पत्ती के द्वारा प्रजनन, यानी पत्ती के द्वारा प्रजनन किस में होता है? जैसे बायोफ्रिलम में, यानी पत्थर चट्टा एक पौधा होता है उसमें जो है बायोफ्रिलम कहते हैं उसको, उसमें पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। फिर आते हैं जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा देखते हो प्रजनन होता है, जैसे शकरकंद। ठीक है,
शकरकंद में जड़ के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये जो कुछ उदाहरण हैं जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं, इसीलिए मैं इनको उदाहरण में लिया हूँ, तो आपको इनको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई सभी सजीवों में प्रजनन होता है, पौधों में किस प्रकार का प्रजनन होता है ये भी आपने देख लिया। अब आपको जानना है और देखना है क्या, अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट जो है सजीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीवों में वृद्धि होती है। अब आइए इसको समझते हैं, जानते हैं। सभी सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। जैसे इसको देखिए, जैसे एक नवजात शिशु का वयस्क हो जाना, यानी एक छोटा सा बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। एक छोटा पौधे का क्या बन जाना, पेड़ बन जाना। तो ये जो है एक बात करता है, यानी सभी सजीवों में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट सजीवों की बात करते हैं, सभी सजीवों की मृत्यु होती है। यह सत्य है, एक निश्चित आयु के बाद सभी सजीव मर जाते हैं, चाहे वो कोई भी सजीव हों। तो ये आपको समझना है क्या, सभी सजीवों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपका जो है दूसरा यूनिट, दूसरा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। यानी सजीव के बारे में अपन बात कर रहे थे। पहली बात थी सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, दूसरी बात थी सभी सजीवों को श्वसन करते हैं, तीसरी बात थी क्या कि जो है जो सभी सजीव है उत्सर्जन होता है सभी सजीवों में, और चौथी बात थी सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। फिर एक बात थी पाँचवीं जिसको सभी सजीवों में इंद्रियां होती हैं। फिर बात थी अपनी छठवीं जो आप कहते थे कि सभी सजीव गति करते हैं। फिर सातवीं बात अपन इसमें जाने हैं और पढ़ें क्या, सभी सजीवों में प्रजनन होता है, कैसे प्रजनन होता है ये भी देखे हैं। फिर अगली आठवीं बात थी सभी सजीवों में वृद्धि होती है और सभी सजीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो इस चीज़ को ये 8-9 चीज़ें जो थी वह जो है पूरी तरह से सही हुई। तो इस चीज़ को आपको समझना था और जानना भी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना।